Hello students, I am Deepankar Jaluthria, Assistant Professor English, Government College Kelwada, Bara. This video is related to BA Part 3rd, Paper 1st, English Poetry and Drama. Our today's topic is My Last Duchess, and our poet of this poem is Mr. Robert Browning, who was the greatest poet of a Victorian period. Our today's poem is My Last Duchess, composed by Robert Browning. तो सबसे पहले अपन जानते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एरा के फेमस कवि माने जाते हैं। उनका जन्म हुआ था 7 मई 1812 के अंदर। ही वॉज बोर्न ऑन May 7, 1812 and he was the father of the poetic genre of ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का फादर कहा जाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग को। ब्राउनिंग was known for his psychological studies of human mind। ब्राउनिंग जाना जाता है एक साइकोलॉजी का अध्ययन करने वाला, मनुष्य के माइंड की साइकोलॉजी का अध्ययन करता है। अपनी ज़्यादातर पोइम्स हैं उनमें। और उसकी जो वाइफ थी उनका नाम था एलिजाबेथ बैरेट, जिनसे उनकी शादी हुई थी 1845 के अंदर। और बहुत ही इनवैलिड थी, बीमार रहा करती थी अक्सर, डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन उसका था। लास्ट में 1861 के आसपास उनकी भी मौत हो गई थी, एलिजाबेथ बैरेट की। और बात करते हैं हिज फिलॉसफी एंड हिज ऑप्टिमिज्म। तो ब्राउनिंग की जो फिलॉसफी है वो बहुत ही सुंदर है। जो भी अपनी पोइम्स के अंदर उसने फिलॉसफी दी है, और उसका जो ऑप्टिमिज्म देखने को मिलता है, ऑप्टिमिज्म का मतलब आशावादिता का भाव है, वो इसकी पोइम्स के अंदर देखने को मिलता है विशेष तौर पे। तो एक पोइम में खुद ब्राउनिंग ने लिखा है, कुछ लाइन्स हैं उसकी, कि गॉड इज़ इन हिज हेवन एंड ऑल इज़ वेल विद द वर्ल्ड। कि भगवान अपने स्वर्ग में है, लेकिन जो कुछ हो रहा है दुनिया में वो सब कुछ ठीक हो रहा है। तो ये उसका ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड इसको शो करता है। ब्राउनिंग की अगर मौत की बात करें तो उनकी डेथ हुई थी इन 1889 के अंदर। दिस पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन ड्रामेटिक लिरिक्स इन 1842। तो अगर बात करें इस प्रेजेंट पोएम की, जिसका नाम है माई लास्ट डचेज, तो ये इसका कलेक्शन था ड्रामेटिक लिरिक्स के नाम से रॉबर्ट ब्राउनिंग का, जो पब्लिश हुआ था 1842 के अंदर। और बाद में इसका नाम चेंज किया गया था, ड्रामेटिक रोमांसेस रखा गया था। तो उसमें भी ये पोएम मिलती है, माई लास्ट डचेज। तो कंफ्यूज ना हो, ड्रामेटिक लिरिक्स और ड्रामेटिक जो रोमांसेस नाम हैं ये इसके पब्लिकेशंस के नाम हैं। जिस नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई थी वो पुस्तक का नाम है पूरी का, उसमें ये पोएम शामिल थी, माई लास्ट डचेज। इफ़ वी टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ दिस स्टोरी, तो द सोर्स ऑफ दिस स्टोरी वाज द कैरियर ऑफ अल्फांसो सेकेंड, द लास्ट ऑफ द ग्रेट ईस्ट फैमिली। तो यहाँ से इसको उठाया गया है, इस कहानी को। तो ड्यूक की बात करें, जो अल्फांसो सेकेंड है, उसने पहले शादी की थी लुक्रीजिया नाम की लड़की से, जो फ्लोरेंस के ड्यूक की बेटी थी। बढ़िया वो दान दहेज मिला था उसको अपनी शादी के अंदर, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। बाद में उसने बारबरा से शादी
करने का फैसला किया था। तो यहाँ पे भी जो अपना ड्यूक है वो है ड्यूक ऑफ फरेरा। तो यहाँ पे जो स्टोरी की बात की जाए तो ये अल्फोंसो सेकंड के कैरियर से इस कहानी को लिया गया है। और जो ये लास्ट डचेज में जो ड्यूक है उसका नाम है ड्यूक ऑफ फरेरा। और इस अल्फोंसो सेकंड के फैमिली का नाम था ईस्ट फैमिली। दिस पोइम इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। बात की जाए इस पोइम की, माई लास्ट डचेज की, तो ये पोइम सुंदर उदाहरण है नाटकीय एकालाप का। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है नाटकीय एकालाप, जिसमें हर कोई चीज़ ड्रामा की तरह पेश की जाए। ऐसी पोइट्री वो ड्रामेटिक पोइट्री कहलाती है। और मोनोलॉग, मोनो का मतलब होता है सिंगल, अकेला, और लोगो जो ग्रीक वर्ड है लोगोस, उससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्टेटमेंट या कन्वर्सेशन। टू कन्वर्स विद वन सेल्फ, अपने आप से ही बात करना। सेल्फ मान लो, मोनो का मतलब सेल्फ मान लो, लोगों का मतलब है स्टेटमेंट, तो सेल्फ स्टेटमेंट हो गया इसका मतलब। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता है, एक साइलेंट लिसनर होता है, और सारे जो भी एक्शंस होते हैं, सारे जो भी डायलॉग्स होते हैं जो लिसनर के मन में आते हैं, उनको एक्सप्रेस किया जाता है केवल स्पीकर के द्वारा। वो केवल एक साइलेंट लिसनर होता है, सेकंड पर्सन, उसके सारे एक्शन स्पीकर के द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं कविता में। और सबसे अहम बात होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग इम्पर्सनल होता है, कभी भी पर्सनल नहीं होता है। अब आता है इसका टेक्स्ट, माई लास्ट डचेज। दैट्स माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। तो जो शुरुआती लाइंस हैं उसमें कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग है, वो अपना पॉजिटिव नेचर दिखा रहा है, अपनी प्रोप्राइटरी दिखा रहा है कि जो मेरी डचेज मतलब खुद की है और किसी की नहीं है, मतलब उसको बात को एम्फेसाइज कर रहा है। तो शुरुआती लाइनों से ही पता लगता है कि कितना पॉजिटिव नेचर का था। दैट्स माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल। तो जो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना ज़रूरी है, क्योंकि जो ये डचेज है इसकी जो पत्नी थी वो अब जीवित नहीं है, ड्यूक ऑफ फरेरा की, और उसकी जो पोर्ट्रेट है वो वॉल के ऊपर लगी हुई है, और उसकी ओर इंगित करते हुए उस एनवॉय को बता रहा है जो नेगोशिएट करने के लिए आया है, दूसरी मैरिज का प्रपोजल लेकर के आया हुआ है शादी का, जो काउंट की पुत्री है। दैट्स माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल। तो उसकी ओर इशारा करते हुए बता रहे हैं कि जो वॉल के ऊपर जो पोर्ट्रेट है वो मेरी पहले वाली बीबी की है, पहले वाली पत्नी की है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, और उस दूत को बता रहा है जो शादी का प्रस्ताव लेकर के आया है, दूसरी शादी का प्रस्ताव, उसको कह रहा है कि लुकिंग, ऐसा लग रहा है मानो वो अभी भी जीवित हो, जिंदा है। आई कॉल दैट पीस ए वंडर। तो ये बड़े वंडर की बात है, बहुत ही अमेजिंग कृति है, इससे सुंदर और कोई कृति नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पे जो कवि है रॉबर्ट ब्राउनिंग बता रहा है कि ये एक पीस ऑफ वंडर है, यानी जो प्रतिमा है, उसकी पोर्ट्रेट है, फ़ोटो है, उसको एक पीस ऑफ वंडर मान रहा है। जबकि उसकी जो पहले वाली वाइफ थी, जब वो जीवित थी तब उसको उतना प्यार, उतना आदर, उतना सत्कार नहीं दिया उसने, क्योंकि उसको तो चला करके मार दिया था। तो ये एक रेनेसेंस पीरियड के
जो ड्यूक हुए थे, जो प्रचलन में था, फैशन था कि अपने आप को मतलब ऊपर मान के चलते थे औरतों से। आई कॉल दैट पीस ए वंडर। तो एक पीस ऑफ वंडर है ये पोर्ट्रेट। नाउ फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजीली ए डे। और ये जो पोर्ट्रेट है इसको मैंने खुद बनवाया है फ्रा पेंडोल्फ के हाथों से। फ्रा पेंडोल्फ एक इमेजनरी पेंटर है, जो एक पादरी होता है। फ्रा का मतलब होता है फ्रायर, प्रीस्ट, जो चर्च में रहते हैं, उसका एक इमेजनरी नाम है। चर्च की पोस्ट होती है ना पादरी की, फ्रा पेंडोल्फ नाम दे दिया इसने। तो उसके हाथों से बनाई हुई ये पोर्ट्रेट है और फ्रा पेंडोल्फ ने पूरे दिन इसकी पेंटिंग की एंड दियर सी स्टैंड। और उसका नतीजा है कि आज वो दीवार पे पोर्ट्रेट है जिसकी जैसी दूसरी और कोई कृति नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ड्यूक ऑफ फरेरा है वो लवर ऑफ आर्ट है, कला का ज़्यादा प्रेमी है और दिखावटीपने में थोड़ा ज़्यादा विश्वास करता है। विल इट प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर। तो जो वो दूत शादी का प्रस्ताव लेकर के आता है नेगोशिएशन के लिए, तो उसको कमांड देता है कि तुम बैठो और देखो इस तस्वीर की तरफ। तो इसमें कमांडिंग भाव, ऑर्डर का भाव दिखाई दे रहा है, कमांड का भाव है। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाई डिजाइन। फिर दोबारा से रिपीट करता है कि मैंने फ्रा पेंडोल्फ को ये कार्य एंटरप्राइज दिया था इस वर्क को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस लाइन में ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो ड्यूक ऑफ फरेरा है वो एक सिनिकल पर्सन है, शक्की प्रवृत्ति का है। तो जब उसने उस पोर्ट्रेट को बनवाया तो केवल एक पादरी के ऊपर विश्वास किया, एक सन्यासी जैसे इंसान के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि और किसी व्यक्तियों पे उसको विश्वास नहीं था। For never read strangers like you that pictured countenance. For never read strangers like you that pictured countenance. और बहुत सारे राहगीर होते हैं जो इस पिक्चर का चेहरा देख नहीं पाते हैं कि इस पर्दे के पीछे क्या लगा हुआ है इस दीवार में। तो उनके मन में भी ये प्रश्न पैदा होता है कि इतनी हैंडसम कृति कैसे बना दी। और जब ये फ्रा पेंडोल्फ को ये काम करने के लिए दिया था तो ड्यूक खुद वहाँ पे उपस्थित था उस स्टूडियो के अंदर जहाँ पे पेंटिंग का काम हो रहा था। तो और एक दिन में ही पूरा किया। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि जो ड्यूक ऑफ फरेरा है वो सिनिकल एटीट्यूड का पर्सन था। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ its earnest glance, but to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I। तो अपना वो बता रहा है कि मेरा ही केवल अधिकार है, मेरे पास ही इस चीज़ की अथॉरिटी है कि मैं इस कर्टेन को हटा सकता हूँ और कोई इसको हटाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो मेरे पास ही ये पावर है चूँकि वो मेरी पत्नी थी। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी। अगर कोई देख भी लेता है इस पोर्ट्रेट को तो मानो वो मेरे से सवाल करता हुआ प्रतीत होता है। इफ़ दे डस्ट, अगर उनके पास इतना डेयर हो, इतना साहस हो। मन में तो भिन्न भिन्न प्रकार के उनके प्रश्न पैदा होते हैं, लेकिन अगर किसी के पास हिम्मत है वो ही मेरे से ऐसे सवाल जवाब कर सकता है, अन्यथा किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि ड्यूक ऑफ फरेरा से इतने सवाल जवाब करे कि इतनी सुंदर कैसे बनी है, ये कौन है, सारी चीज़ें पूछने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। हाउ सच ए ग्लैंस केम दियर, और इतनी सुंदर ये फ़ोटो कैसे बन पाई, इतनी सुंदर पोर्ट्रेट कैसे बन पाई। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त। थैंक यू।